जब हेलो 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 यस सर। हाँ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो बहुत जगह तो गांधी जी तो बोले थे कि हम लोग नॉन वायलेंस करेंगे, लेकिन बहुत जगह वायलेंस स्टार्ट हो चुका था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौड़ी चौड़ा। वहां पर क्या हुआ था कि जब कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां की जो पुलिस थी वो उस पर अटैक कर दी थी। तो जिसके कारण वहां के जो लोग थे वो गुस्सा गए थे और जो चौड़ी चौड़ा का जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिए, जिसके कारण जो अंदर जो पुलिस लोग थे वो सारे मर गए। तो ये हुआ था चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। तो वायलेंस ज़्यादा फैल गया तो फिर गांधी जी बोले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा सा रोक देना चाहिए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय रुक गया। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? और कोई डाउट? एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो मानसा थोड़ा सा रिवाइज करवाओ तो हमको क्या क्या लास्ट सेशन में पढ़ी थी। सर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फिर इफेक्ट्स ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फिर खिलाफत इशू उसका बैकग्राउंड पढ़े थे, फिर इफेक्ट ऑफ इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा था, फिर उसके बाद खिलाफत इशू एंड महात्मा गांधी जी के बारे में, फिर उसके बाद सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स, फिर रीजन ऑफ फेलियर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स, फिर अवध पीसेंट्स मूवमेंट एंड सर गॉडेम हिल्स ट्राइबल मूवमेंट एंड असम वर्कर्स मूवमेंट, फिर चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। ठीक है, यस सर। तो आज आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हो गया, गांधी जी स्टार्ट किए थे यस सर। कि वायलेंस हम लोग करेंगे नहीं, नॉन वायलेंसली पूरा मूवमेंट होगा। लेकिन बहुत जगह पे वायलेंट हो गया स्टार्ट, जो कि कांग्रेस के कुछ जो लीडर थे जिनको इसका बात का डर था कि नॉन वायलेंसली नॉन कॉपरेशन नहीं पॉसिबल है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट लास्ट में जाकर वायलेंट हो गया, और महात्मा गांधी क्या करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। और ये हो जाता है उसके बाद कि कांग्रेस के जो कुछ लीडर होते हैं वो चाहते थे कि अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्शन होने का किया गया था। तो इलेक्शन होता था तो कुछ लोग कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के वो चाहते थे कि अब थोड़ा सा अब ये मास स्ट्रगल, ये नॉन वायलेंटरी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन बहुत हो गया, थोड़ा सा इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करते हैं। तो कुछ लीडर जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दिसंबर 1922 में स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और यस सर। उसके बाद ही वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गया उसी समय 1929 में। ये सब कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हो रहा है। उसके बाद होता है बारडोली सत्याग्रह। ये होता है 1928 में, जिसके लीडर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो एक्सप्लॉइटेड क्लास होते हैं पीजेंट्स, मतलब इसमें भी किसान लोगों को ही दिक्कत हो रहा है। कहाँ पर होता है ये? तो बारडोली गुजरात में एक जगह है बारडोली, वहाँ पर होता है। इसमें क्या हो रहा था कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वही सेम चीज़ टैक्स बढ़ा दिए थे। तो इसके कारण वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो चाहते थे कि कम हो टैक्स, कम हो लैंड रेवेन्यू कम हो। तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और वहां पर जाके उन लोगों के साथ लड़े, स्ट्रगल किए और फायदा भी मिला और उन लोग का जो डिमांड था वो सब पूरा भी हो गया था बारडोली सत्याग्रह में। उसके बाद बहुत सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब देश में बहुत कुछ खराब ही खराब चल रहा होता है। तो ब्रिटिश एम्पायर लंदन से एक टीम भेजता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन, कि जाइए थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है इंडिया में, जो भी सुधार कर सकते हैं आप लोग सुधार कीजिए इस तरीके के लिए, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या चाहिए लोगों को इस तरीके से, और बहुत सारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है ये सब देखिए जाकर। तो एक टीम बनाते हैं साइमन कमीशन का, जिसमें जिसको जो आता है इंडिया में 1928 में, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनका नाम होता है सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन होता है। इसका तो एम पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिस्पॉन्स करना है कि आखिर क्यों नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा है, कुछ सुधार करेंगे तो शायद नहीं हो। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आया कि जब उसका मेंबर बन रहा था वहां पर, तो वहाँ उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं दिया गया, मतलब इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो ये था डिमेरिट जो कि इंडिया के किसी भी लोगों को, मतलब इंडिया के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो उस समय इंडिया के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचता है 1928 में, तो इसको गो बैक साइमन के द्वारा ग्रीट किया जाता है, मतलब बोला जाता है साइमन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप लोग जाइए। साइमन गो बैक बोलता है, गो बैक साइमन का नारा लगाया जाता है। पूरे ऑल द पार्टीज, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सारे लोग इस पार्टिसिपेशन और में पार्ट लेते हैं और पूरी तरीके से साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। सारा सारा ग्रुप इसका बॉयकॉट करता है, जिसके कारण लॉर्ड इरविन जो समय वायसराय थे उन पर प्रेशर बढ़ता है कि अगर वो भेजा गया है वहां से सुधार करने के लिए और यहाँ इंडिया के तरफ से तो बॉयकॉट हो रहा है इसका, तो थोड़ा सा उनको उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो वो बोलते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस लाएंगे इंडिया के लिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब एक कॉन्फ्रेंस होगा जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट फ्यूचर में जो भी इंडिया अगर अपना एक अलग स्टेट बनेगा तो उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होगा जिसका नाम होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तो इस तरह का अनाउंस तो कर दिए लॉर्ड एडविन, लेकिन मतलब बिना वजह का, मतलब ऐसे ही बोल दिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं था कि सही बात है कि नहीं है, बस वो ऐसे करके बोल दिए। तो साइमन कमीशन को पूरा तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है, पूरा बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो जो ऑफर दिए थे साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के कारण, जो लॉर्ड इरविन जो दिए थे ऑफर, उससे कांग्रेस खुश नहीं हो पाता है। तो और फिर दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का ऐलान कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि अब पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम लोग ब्रिटेन के अंडर में रह के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर नहीं चलेंगे, अब हम मेरा अपना देश होगा, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना फुल इंडिपेंडेंस होगा, अपना एक देश होगा। तो ये कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया जो होगा वो पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा 26 जनवरी 1930 को। तो वो तो बोल दिए, लेकिन ये जो पूर्ण स्वराज का सेलिब्रेशन था उसको मतलब बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत कम ही लोग उस पर ध्यान दिए। उनको लगा कि वो जैसे ही नॉन कॉपरेशन हो रहा है वैसे ही ये भी कुछ होगा, तो ज़्यादा कुछ ध्यान इस पर नहीं दिया गया। ये था इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, वी बिलीव दैट इट इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives the people of
these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally, and spiritually. We believe, therefore, that India must sever the British connection and attain पूर्ण स्वराज और complete independence. मतलब कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जो भी इंडिया के लोगों ने संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, उसका फल मिलना चाहिए. कब तक हम लोग इस अंग्रेज के अंडर में काम करेंगे, अंग्रेज के अंडर में रहेंगे, हम लोग से हम लोगों को आज़ादी से दूर रखा गया है. हम लोग वो आज़ादी अब किसी भी हाल में लेकर रहेंगे, और ये आज़ादी सिर्फ आज़ादी नहीं होगी, ये पूरी तरीके से अपना एक पूरा आज़ादी होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो बोले. इस तरीके से वो 26 जनवरी 1930 को ये इंडिपेंडेंस डे प्लेस किए और बोले कि इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हम लोग आगे जाके इस डेट पे कुछ करेंगे. गांधी जी तो थे, तो गांधी जी को देखे कि ये अच्छा मौका है फिर से एक मास स्ट्रगल करने का. तो वो क्या करते हैं, वो 11 वो वॉइसराय एडविन जो समय वॉइसराय होते हैं इंडिया के, उसको एक अल्टीमेटम भेजते हैं जिसमें 11 तरह का डिमांड होता है. और ये जो डिमांड होता है वो सारे ग्रुप के पीपल से लेता है, पीजेंट से लेके हाई क्लास पीपल, सबके लिए कुछ ना कुछ डिमांड रहता है. इसमें एक डिमांड होता है कि सॉल्ट टैक्स को हटा देना चाहिए. उस समय अंग्रेज लोग क्या करते थे कि एक रूल बनाए थे कि कोई भी इंडियन कंपनी सॉल्ट नहीं बना सकती है. सॉल्ट सिर्फ हम लोग बनाएंगे, और सॉल्ट पे टैक्स लगेगा. तो ये जो, और गांधी जी अपने डिमांड में ये चीज़ रखे थे कि सॉल्ट के टैक्स को हटा देना चाहिए. और अगर गांधी जी का ये तो अल्टीमेटम था, वो बोले थे कि अगर ये डिमांड सब पूरा नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट. जब लॉर्ड एडविन को मिला वो डिमांड का लिस्ट, वो पढ़े तो वो बात करने भी नहीं है, वो छोड़ दिए वो पढ़ के. तो गांधी जी स्टार्ट किए दांडी मार्च 11 मार्च 1930 को अपने 78 आदमी के साथ. वो 240 माइल्स, कहाँ से, गांधी आश्रम साबरमती से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक वो पैदल चलते हैं. और 6 अप्रैल को वो दांडी में पहुंच जाते हैं, और वो जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करते हैं. सॉल्ट लॉ कैसे ब्रेक करते हैं, वो समुद्र के पास जाके समुद्र के पानी से नमक बना देते हैं. और जबकि एक बोला गया था ब्रिटिश के द्वारा कि कोई भी नई लॉ बनाएगा, तो इस तरीके से वो लॉ ब्रेक करते हैं और सी वाटर को बॉयल करके उसका नमक बना देते हैं. इसी से शुरुआत होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. तो आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या, क्या वही सेम चीज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है? तो हाँ, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है. इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पूरी ओबीडियंस के साथ हम लोग लॉ को ब्रेक करेंगे. मतलब गांधी जी बोले कि अब हम लोग लॉ ब्रेक करेंगे. जो भी लॉ मतलब हम लोग के लिए लगता है कि सही है और हम लोगों के ऊपर जानबूझ के दबाया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है कोई लॉ, ये चीज़, तो उस चीज़ को हम लोग तोड़ने का हम लोग के पास पूरा राइट है. तो हम लोग वो तोड़ेंगे. जैसे सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट एक छोटा गरीब आदमी से लेके पूरा अमीर आदमी वो सब यूज करता है, और उस पर टैक्स लग रहा है. तो ये गांधी जी सबको बताए, और सबको पता चला कि टैक्स लगता है, टैक्स नहीं लगना चाहिए, सॉल्ट तो ऐसे ही फ्री में बन जाता है, तो उस पर टैक्स क्या लगाना. तो ये जब पता चला तो लोगों को एक्नॉलेज हुआ, वो लोग और पार्टिसिपेट किए इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. लॉ ब्रेक होना स्टार्ट हो गया. जो भी लॉ पसंद नहीं आता था उसको मतलब नॉन वायलेंटली उसको ब्रेक कर दिया जाता था. ये गांधी जी चल रहे अपने कुछ साथी के साथ, और वो चल रहे हैं, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ वो आगे बढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ के लोग इनको ज्वाइन करते जा रहे थे. तो ये 78 के साथ शुरू किए थे, जो कि थाउजेंड्स में पहुंच गया था दांडी पहुंचते पहुंचते, और बहुत भीड़ लग चुका था वहाँ पर. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है कैसे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ही
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वही चीज हुआ, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिक्विड शॉप जो भी शराब का दुकान था उसके आगे धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, जो भी पीजेंट्स थे वो टैक्स देना छोड़ दिए, विलेजर्स ऑफिसर्स जो थे वो रिजाइन कर दिए, जो भी फॉरेस्ट पीपल थे और हिल पीपल थे वो लोग जो फॉरेस्ट लॉ लगा हुआ था उसको ब्रेक कर दिए। उन लोगों को मना होता था कि फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट का रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो सब कुछ वायलेट होना शुरू हो गया, जो भी जो लॉ था। तो अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट देखे कि अरे तो ये सब तो लॉ ब्रेक कर रहा है, तो अब उन लोग क्या किए कि फिर से वही काम, सप्रेशन स्टार्ट हो गया, वो कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब्दुल गफर खान को अप्रैल 1931 में अरेस्ट कर दिया गया, जिसके कारण जो वो वहाँ के जो लोग थे वो पूरा धरना प्रदर्शन किए, और उन लोगों को मतलब पुलिस फायरिंग का भी सामना करना पड़ गया था वहाँ के क्राउड्स लोगों को। पूरा जो गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो था ही, साथ साथ अब लॉ भी ब्रेक होने लग गए थे, तो इसके कारण जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया गया। कुछ लोग जो पीसफुल, कुछ लोग जो नॉन वायलेंटली सत्याग्रह कर रहे थे उस पर भी गवर्नमेंट अटैक कर दी, वुमेन पे अटैक कर दी, छोटे बच्चों पे भी को पीटने लगी। बहुत सारे लोगों को उस समय लगभग 1 लाख पीपल को अरेस्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और सिविल डिसोबीडियंस और साइमन कमीशन के समय जब लॉर्ड इरविन बोले थे कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, तो उसी समय जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसी समय लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसको कांग्रेस बॉयकॉट कर दी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण। अब होता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी, अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब शुरू तो होता है नॉन वायलेंट, लेकिन धीरे धीरे जाके वो वायलेंस में बदलने लग जाता है। और फिर और उस समय के जो वायसराय थे उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गया था गवर्नमेंट को, उनको ज़बरदस्ती के डिसीजंस लेने पड़ जा रहे थे। तो गांधी जी और तब इरविन जो लॉर्ड इरविन होते हैं वे आते हैं निगोशिएशन करने के लिए गांधी जी के साथ। 5 मार्च 1931 को ये निगोशिएशन होता है। तो गांधी जी भी सोचते हैं कि मूवमेंट को थोड़ा देर के लिए रोक देना चाहिए, और गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, वहां जाकर हम बात रखेंगे, वहां पर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। और गवर्नमेंट बदले में ये बोलता है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर को हम लोग अरेस्ट किए हैं उन सबों को हम लोग छोड़ देंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पॉज हो जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद, और गांधी जी जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में होता है लंदन में। गांधी जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर अपना बेसिक डिमांड्स रखते हैं, जो भी नेशनलिस्ट इंडिया के लोगों का है डिमांड रखते हैं, लेकिन उनके डिमांड को वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं मिलता, वहाँ पे भी उनके डिमांड को सही छोड़ दिया जाता है। तो निगोशिएशन टूट जाता है उस समय, और महात्मा गांधी डिसअपॉइंट होके इंडिया वापस आ जाते हैं। अब इंडिया वापस आ गए हैं, सिविल डिसोबीडियंस पॉज है, तो अब तो वो ऐसे ही डिसअपॉइंटेड है, अब वो आए और फिर से सिविल डिसोबीडियंस को फिर से रिज्यूम कर दिए। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट 2 है। सिविल डिसोबीडियंस पार्ट 1 हो चुका है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया वापस आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं 1932 में। तो क्या कारण होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 को स्टार्ट करने का? तो पहला कारण तो ये है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। गांधी जी जाते हैं वहाँ पे, अपना डिमांड रखते हैं, लोगों का डिमांड रखते हैं, उसको वहाँ पे पूरा नहीं किया जा सकता है। और जब गांधी जी वापस आते हैं तो यहाँ का इंडिया का माहौल ही पूरा बदल गया होता है। मतलब गांधी जी जाते हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स पूरा सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन लोगों को दबाना स्टार्ट कर दिए, उन लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। इवन जवाहरलाल नेहरू, गफर खान, ये सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिए। मतलब बोला गया था कि हम छोड़ देंगे प्रिजनर को, ये लोग, और जब गांधी जी निकलते हैं लंदन और ये लोग फिर से लोगों को पकड़ लेते हैं। कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी था उस समय, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बहुत सारा मीटिंग्स सबको बहुत सारा मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन और बॉयकॉट को पूरा दबाया जाता है, बहुत गलत तरीके से ब्रिटिश पूरे
एक्सप्लॉइट कर रही होती है इसको, तो गांधी जी आते हैं और ये देखते हैं, तो उनको लगता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसी समय एक और साइड से कुछ लोग थे जिनको लगता था कि वायलेंट के बिना देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, वायलेंट जरूरी है। तो 1928 में एक पार्टी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA, इसका फिरोज कोटला में इसका फाउंडेशन होता है, जिसके लीडर होते हैं भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। इनका मेन टारगेट होता है ब्रिटिश पावर को इंडिया से भगाना वायलेंट तरीके से। इन लोगों के कुछ काम थे, जैसे कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बम फेंक दिए थे। फिर एक लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे उसको उड़ाने का अटेम्प्ट किए थे। भगत सिंह इसी सब ये सब जो वो ब्रिटिश को भगाने का जो ये नॉन वायलेंट तरीके से काम करते थे, तो इसके कारण वो मतलब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह सब में बॉम्ब फेंके थे तो वो लोग वहीं रुक गए थे और उन लोगों को पुलिस पकड़ ली थी। तो इस तरीके से भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में थे तभी उनको फांसी दे दिया गया था। तो इस तरीके से इनकलाब जिंदाबाद तब सबका नारा वो लोग लगाते थे और बोलते थे कि वायलेंट तरीके से ही ब्रिटिश भागेंगे, ऐसे पर नहीं भागेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया, लेकिन उसको इतना कुछ इसको नहीं मिला लोगों के द्वारा सपोर्ट। मतलब लोगों को लगा कि फिर से कोई ऐसे ही हो गया स्टार्ट और फिर से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे 1 साल तक चला और दूसरा साल आते आते तक सिविल डिसोबीडियंस तो धीमा पड़ गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक पूरा वर्ल्ड वाइड ब्रॉड बेस पूरे इंडिया का एक मूवमेंट था जिसमें पूरे इंडिया के लोग शामिल हुए थे। तो कुछ पार्टिकुलर ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन कौन किस किस कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट किए। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और रिच पीजेंट्स। कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और रिच पीजेंट्स का क्या कनेक्शन है। तो रिच पीजेंट्स मतलब वैसे किसान जिनके पास अपना जमीन होता था वो अपने अंडर में कुछ छोटे किसानों को रखते थे, वो लोग होते थे रिच पीजेंट्स। जैसे कि गुजरात के पटीदार्स, उत्तर प्रदेश के जाट्स, ये सब जो थे वो मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट लिए थे। क्योंकि उस 1929 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा का दिक्कत हो गया था, प्राइस गिर गया था, दाम सबका गिर गया था, उन लोगों को पैसा उतना प्रॉफिट मिल नहीं रहा था और गवर्नमेंट को उन लोगों को पैसा भी पे करना पड़ता था। और उनके नीचे जो पीजेंट्स काम कर रहे होते थे उनका भी प्रॉब्लम होता था कि वो लोग भी टैक्स नहीं दे पाते थे अपने रिच पीजेंट्स को तब। और ना पुअर पीजेंट्स रिच पीजेंट्स को दे पा रहे, ना रिच पीजेंट्स गवर्नमेंट को दे पा रहा है। तो इस तरीके से उन लोग पार्टिसिपेट किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उन लोगों के लिए स्वराज लड़ाई तो स्वराज की ही हो रही थी। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे उनके लिए जो स्वराज का जो फाइट था वो जो भी हाई टैक्सेस है, हाई रेवेन्यूज है, उसके अगेंस्ट फाइट था। तो वो लोग तो फर्स्ट पार्ट में पूरी तरीके से आए आगे, पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किए फर्स्ट वाला। उसके बाद लेकिन जब 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पॉज हुआ और कॉल ऑफ किए गांधी जी कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद की जाते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उस समय तक 1931 में जब तक वो कॉल ऑफ किए थे मूवमेंट को, उस समय तक इन लोगों के रेवेन्यू में कोई भी कम चेंज नहीं हुआ था, कोई भी रिवाइज नहीं हुआ था इन लोगों का रेवेन्यू रेट। तो जिसके कारण जो रिच पीजेंट्स है वो नाराज हो गए थे। और जब सेकेंड बार जब स्टार्ट हुआ 1932 में, जब सेकेंड स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो लोग पार्टिसिपेट करने से मना कर दिए, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए रिच पीजेंट्स सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स को अपना रेंट देने में दिक्कत आ रहा था, पैसे का कमी तो सब जगह हो रहा था। वो लोग चाहते थे कि वो अपने लैंडलॉर्ड को मतलब कुछ साल तक या फिर कुछ महीने तक
रेंट पे नहीं करे। वो लोग बहुत सारा रेडिकल मूवमेंट, सुधारवादी मूवमेंट ज्वाइन किए, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लीड किया जाता था। तो उस समय कांग्रेस एक कैंपेन चलाता था, नो रेंट कैंपेन। तो कांग्रेस तो चला रहा है, एक तरफ तो कांग्रेस चाह रहा है कि रिच पीजेंट्स आ जाएं, और एक तरफ चाह रहा है कि जो पुअर पीजेंट्स है वो रिच पीजेंट्स को रेंट दे ही नहीं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस था वो नो रेंट कैंपेन था, वो कुछ जगह पर चलाने में उनको उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बहुत जगह नो रेंट कैंपेन नहीं चल रहा था। तो पुअर पीजेंट्स को, इसके कारण पुअर पीजेंट और कांग्रेस का जो रिलेशनशिप था वो उतना कुछ खास नहीं बैठा। तो पुअर पीजेंट्स उतना अच्छे से, मतलब काफ़ी काफ़ी तो नहीं, मतलब कुछ ही पुअर पीजेंट्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। मतलब बहुत कम ही लोग, बहुत कम ही पुअर पीजेंट्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए, वो भी कुछ ही जगह पे जहाँ पे नो रेंट कैंपेन चल रहा था वहीं पर। जहाँ पे नो रेंट कैंपेन नहीं चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, वहाँ के पुअर पीजेंट्स वहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इसके कारण पुअर पेजेंट्स और कांग्रेस का रिलेशनशिप भी ठीक नहीं बैठ रहा था। सिविल डिसोबीडियंस एंड बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास के जो पीपल थे वो लोगों को क्या था, उन लोगों को स्टार्टिंग ही से प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स पे। जब जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी इंडिया में और अपना इंडस्ट्री खोला, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया बिजनेस क्लासेस लोगों का। इन लोगों को अपना इंडस्ट्री बंद होने लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग का इकोनॉमी डाउन चला गया था यहाँ के बिजनेसमैन का, क्योंकि वो यहाँ के जो बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं और ब्रिटिश के जो लाड है वो लोग कम दाम में बेच दे रहे थे, जिसके कारण इन लोगों को बहुत नुकसान करना पड़ा था। तो जो भी ये लोग चाहते थे, बिजनेस क्लास के पीपल लोग, कि जो भी फॉरेन गुड है, जो भी मतलब बाहर से जो भी सामान अंदर आ रहा है, अंदर मतलब इंडिया में आ रहा है, उसके अगेंस्ट वो लोग चाहते थे कि कुछ रूल बने, कुछ लॉ लगे, क्योंकि वहां से तो बिना कोई टैक्स के आ जा रहा है और यहाँ पे बेच दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था ये। इसलिए वो लोग जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पूरी तरीके से आए और साथ दिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस और महात्मा गांधी का। वे लोग फाइनेंशियल तो ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियली हेल्प भी की सीडीएम में, थोड़ा सा जो भी पैसे वैसे का दिक्कत था। और ये भी बोले कि कोई भी बाहर का, मतलब फॉरेन गुड्स होगा, जो बाहर का, जो ब्रिटिश का और भी कहीं होगा, उसको ना ही हम लोग बेचेंगे और ना ही हम लोग खरीदेंगे। ये था उन लोगों का। वो लोग बोले थे कि हम लोग ऐसा करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आ गया कि जब महात्मा गांधी गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे बिजनेस ग्रुप का भी वो डिमांड रखे वो पूरा नहीं हुआ। तो बिजनेस ग्रुप वाले लोग भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे आगे कंटिन्यू नहीं किए, वो लोग भी छोड़ दिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस एंड वर्किंग क्लास, जो भी वर्किंग क्लास और लेबर थे वो लोग किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। तो जो भी इंडस्ट्रियल वर्किंग वर्कर थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा कम ही, कुछ ही लोग पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि कांग्रेस जो था वो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लोजर में रखेगा। तो अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लोजर में रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उनको, उनके वर्कर लोग को ज़्यादा टैक्स, कम इनकम, ये सब देना पड़े, तो वर्कर जो थे वो तो दूर भागेंगे ही। तो यही हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जैसे नजदीक आ रहा था कांग्रेस के वर्कर, उतना धीरे धीरे दूर जाते चला जा रहा था। कुछ थे जो वर्कर थे जो पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कुछ जगह का, जिनको गांधी जी का आइडिया पसंद आया था कि फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना है, जो भी लो वेजेज है, मतलब जो वर्कर को कम पैसा मिल रहा है उन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और जो भी वर्कर का वर्किंग कंडीशन खराब है उनको ठीक होना चाहिए। तो जो कुछ लोगों को ये गांधी जी का जो प्रोग्राम था वो अच्छा लगा, वो लोग आए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कुछ वर्कर्स रेलवे के थे जो
1930 में स्ट्राइक किए, डॉकयार्ड वर्कर 1932 में स्ट्राइक किए, फिर छोटा नागपुर टीन माइंस झारखंड साइड है जो, उस समय 1930 में उन लोग वहाँ पर गांधी कैप फेमस है, अभी भी चलता है गांधी कैप, तो गांधी कैप पहने और रैलीज किए, बॉयकॉट किए, तो ये सब किए। बट कांग्रेस जो था वो जो वर्कर्स के डिमांड को अपने प्रोग्राम, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें, उसको अपना शामिल नहीं करना चाह रहा था, तो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कांग्रेस लोग को, क्योंकि फिर से वही बात आ जा रहा था कि अगर वर्कर्स लोग के डिमांड को रखेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट दूर भागेंगे, बिजनेस क्लास वाले दूर भागेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम भी आ रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वुमेन, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन भी आई आगे, तो बहुत लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ वुमेन्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जब सॉल्ट मार्च हो रहा था, जब गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी जा रहे थे, उस दौरान थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आई घरों से आके उनको, मतलब वो कहीं कहीं जब भी जाते थे तो पूरा उतना 240 माइल वो लगातार थोड़ी से चले होंगे, वो कुछ कुछ जगह हॉल्ट किए, तो वो जहाँ जहाँ हॉल्ट करते थे वहाँ वहाँ जाके वो भाषण कुछ देते थे, तो उस समय जहाँ जहाँ वो हॉल्ट करके भाषण देते थे वहाँ वहाँ की जो भी वुमेन्स होती थी वो आती थी, उनको सुनती थी, वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट की, मार्च की, जो भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना भी स्टार्ट कर दी वो लोग, फॉरेन क्लोथ्स को का धरना स्टार्ट हो गया, लिक्वर शॉप्स जो भी शराब की दुकानें तो उन लोगों को बंद करवाने में हेल्प की। तो जो अर्बन एरियाज में थे या तो वहाँ की जो वुमेन थी वो हाई कास्ट फैमिली से आती थी, और जो गांव की जो थी वो रिच पीजेंट्स जो हाउस होल्ड थे उनके घरों से आती थी महिलाएं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हेल्प करने के लिए। ये है फोटो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम का, जिसमें ये वुमेन लोग का पार्टिसिपेशन साफ साफ दिख रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी गोदी में उठाकर वो लोग पार्टिसिपेट करने आए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, गांधी जी का सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट की, ताकि ब्रिटिश यहाँ पर पूर्ण स्वराज हम लोगों को मिल जाए। लड़ाई तो पूर्ण स्वराज का होना स्टार्ट हो गया था, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, अब हम लोगों को अपना देश चाहिए था, हम लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था।